हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी दिल्ली ऑर्डिनेंस इज़ एन अनअबैश्ड पावर ग्रैब। पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। अनअबैश्ड का मीनिंग होता है मतलब एक स्टेबल, क्वाइट। मतलब क्वाइट का मतलब होता है एकदम चुपके से किसी काम को करना, शांति से किसी काम को करना। और पावर ग्रैब का मीनिंग होता है एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर समथिंग इन एन अपॉर्चुनिटी वे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, मौके का फ़ायदा, मतलब फ़ायदा लेने की कोशिश करना। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो किसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं पावर ग्रैब। और अनअबैश्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, मतलब चुपके से किसी काम को करना। तो जो दिल्ली ऑर्डिनेंस पास किया गया था किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा ये एक जो है ये ऑर्डिनेंस पास किया गया था, दिल्ली ऑर्डिनेंस। जो मैंने आपको 2 दिन पहले मेरा लेक्चर हुआ था, 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था। आज भी मैं आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो सर्विसेज हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मतलब IPS IAS, तो क्या होता था, इन पे सेंटर का कंट्रोल होता था। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको कंट्रोल करती थी। जैसे दिल्ली में आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो इन चीज़ों पे भी, पुलिस हो गई, इन चीज़ों पे किसका कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और साथ साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेट्स पे भी कंट्रोल रखती थी। जैसे IAS IPS ऑफिसर हो गए, तो इन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा रहता था, मतलब वो इनको कंट्रोल करती थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल में केस किया हुआ था, केस लड़ रहा था वो इसके खिलाफ कि जो सर्विसेज हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आनी चाहिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट इस केस को जीत गई। मई 11 को इस केस का जो है वो फैसला आया। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसके द्वारा जो सर्विसेज थी उनको दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लाया गया। ठीक है, दोबारा IAS IPS ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लाया गया एक ऑर्डिनेंस पास करके। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस तब पास किया जाता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, मतलब एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन आ जाए, और जब जो पार्लियामेंट है, जो मतलब हमारी लोकसभा राज्यसभा है, ये सेशन में ना हो। मतलब इनके कोई भी जो है, जो सेशंस चलते हैं, जब ये बैठते हैं, सीटिंग करते हैं, तो वो सेशंस जब ना हो और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो चुपके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका फ़ायदा लिया और क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास करके दोबारा सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ला दिया। तो अब मैं आपको इस हेडिंग का मतलब बताता हूँ। पहले मैंने आपको पूरा मामला बता दिया कि जो दिल्ली ऑर्डिनेंस है वो एक अनअबैश्ड पावर ग्रैब है। अनअबैश्ड मतलब चुपके से, मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, क्वाइट। पावर ग्रैब मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना, ये कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है चुपके से, किसके ऊपर, जो सर्विसेज हैं दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस हेडिंग का मतलब है, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक लेक्चर्स को देखना है, 100% आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिलेगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपके लिए मैंने हाईलाइट किया होगा। मैंने अपनी PDF जो है वो बनाई है, तो वो आप काम कर लेना। और एक बार इसको खुद से पढ़ना, मेरे से पढ़ने के बाद इसको खुद से पढ़ना, ताकि आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बने। क्योंकि द हिंदू जो है ना, थोड़े से टफ वर्ड यूज़ करता है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये सेशंस लेके आया हूँ। यूट्यूब पे आपको पूरे ये सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली शाम को मेरा वीडियो जो है वो 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होता है। लेकिन अगर वो 7 से 8 के बीच में अपलोड नहीं होता है, तो चाहे वो 9 बजे अपलोड हो, चाहे वो 10 बजे अपलोड हो, लेकिन वीडियो जो है वो मेरा डेली अपलोड होता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, और ये जो मेरा वीडियो है ये भी अपलोड जो है वो हो जाएगा। तो रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ उसकी वजह से। लेकिन वीडियो जो है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 7 से 8 के बीच में अपलोड कर दूँ। लेकिन फिर भी अगर अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपलोड जो है वो डेली होगा। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो क्या लिखा हुआ है, पूरा मामला आपको समझ में आएगा, और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और आपको नॉलेजेबल बनाने में, क्या फैक्ट है, क्या चल रहा है,
मतलब ठीक है ना, सिर्फ सुननी नहीं है बात को, खुद पढ़ना है, देखना है क्या चल रहा है। तो ये आर्टिकल्स आपको पूरी हेल्प करेंगे, अच्छा आंसर राइटिंग आप लिख पाओगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। On May 19 this year, the Union government promulgated an ordinance to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 that effectively nullified the Supreme Court judgment of May 11 on the powers over bureaucrats appointments in Delhi। मैंने आपको पहले ये बता दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मई 19 को क्या हुआ, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रोमुलगेट किया। मतलब प्रोमुलगेट का मतलब होता है घोषणा की, मतलब एक लॉ लाया, एक ऑर्डिनेंस लाया अमेंड करने के लिए, मतलब परिवर्तन लाने के लिए, जो यूनियन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली 1991 का जो उनका एक्ट है, जो क्या करता था, जिसने क्या किया, मतलब जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया इसने क्या किया, नलिफाइड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी मई 11 को ऑन दी पावर्स ओवर ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स इन दिल्ली। तो जो जजमेंट मैंने आपको बता दी कि दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये जजमेंट आई थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उन पे दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डिनेंस पास किया, ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो नलिफाइड हो गई। आफ्टर एन 8 ईयर लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है स्प्रेड होना, मतलब लंबे समय से चली आना, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। तो जो मतलब लंबी जो मतलब एक लड़ाई चल रही थी, लगभग 8 साल से लीगल बैटल चल रही थी कानूनी। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एड unanimously held that the elected government of Delhi had legislative and administrative power over services। तो जो ये लंबी बैटल चली जा रही थी, 8 साल हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसको हमारे चीफ जस्टिस लेट कर रहे थे, उन्होंने अनएनामसली का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो। इसका मीनिंग होता है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, इसका मीनिंग होता है इन ए वे दैट इज़ सपोर्ट और एग्रीड बाय एवरीवन। मतलब जिसको सारे बंदों ने सपोर्ट किया, जितनी भी जो जज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई थी उसको बोलते हैं अनएनिमसली, मतलब सारे बंदे उसमें एग्री थे। तो क्या बोला इन्होंने, चीफ जस्टिस ने, उन्होंने ये कहा कि जो दिल्ली है और उसके पास जो है ना, उसकी जो मतलब जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो किस और सर्विसेज वो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो उसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। ये सारा जो डिसीजन हुआ वो अनएनिमसली हुआ, मतलब सारे बंदे ने एग्री किया, जितने भी जो बेंच थी। उसके बाद क्या है, द ऑर्डिनेंस रिमूव्स एंट्री 41 ऑफ द स्टेट लिस्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट्स कंट्रोल एंड क्रिएट्स ए नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। तो जो ऑर्डिनेंस था उसने एंट्री 41 जो जिसमें सर्विसेज लिखा हुआ है, जो स्टेट लिस्ट में आती थी, उसको रिमूव कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल से। दिल्ली गवर्नमेंट का सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज जो अथॉरिटी है ना, उसको कंसिस्टिंग उसको उसके 3 मेंबर बना दिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी भी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं होम मिनिस्ट्री के, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री के, टू डिसाइड ऑन सर्विस मैटर्स इन दिल्ली। और ये लोग जो है वो डिसाइड करेंगे सर्विस मैटर्स पे दिल्ली के ऊपर। लेकिन आपने देखा 2 बंदे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं और सिर्फ एक बंदा जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से हैं। तो पलड़ा तो सीधा सीधा किसका बारी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कंट्रोल भी किसका रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी विल बी मेड थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग, जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी वोटिंग से होगा। 3 बंदे हैं, 2 सेंट्रल से हैं, एक दिल्ली स्टेट से है जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। विच मीन्स दैट द 2 यूनियन अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स कुड ओवर रूल द चीफ मिनिस्टर, जिसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो यूनियन के द्वारा अपॉइंट किए गए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या करेंगे, ओवर रूल कर देंगे। मतलब चीफ मिनिस्टर जो भी चाहेगा उसके खिलाफ जो है वो वोटिंग कर देंगे और मामला जो है वो किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। Further, the ordinance provides that if a disagreement arises between the authority and Lieutenant Governor LG, the decision of the LG will prevail. Furthermore, इस ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि अगर कभी भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई भी मतलब फैसले के ऊपर कोई विवाद हो जाता है, किसके बीच में, अथॉरिटी के बीच में और LG के बीच में, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो जो डिसीजन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का वही सही रहेगा, प्रिवेल करेगा, टिका रहेगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर रहेगी, क्योंकि एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है। दी ऑर्डिनेंस रेजिस मल्टीपल लीगल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग फेडरलिज्म। तो ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना, इसने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं हमारे फेडरलिज्म के ऊपर। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है,
जो स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सभी स्टेट्स के पास अपनी इंटीग्रिटी है, अपने फैसले वो खुद ले सकती है, लेकिन मेन जो कंट्रोल रहता है मतलब वो सेंटर के पास जो है वो ज़्यादा पावर रहती है। मतलब ये सारी स्टेट्स और सेंटर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, लेकिन स्टेट भी जो है वो अपने फैसले खुद ले सकती है और कुछ फैसले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। लेकिन इसने क्या किया, क्वेश्चन उठा दिया किसके ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, क्योंकि ऐसा फैसला आया, क्योंकि सीधे सीधे जो सर्विसेज थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही थी, लेकिन ऑर्डिनेंस करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर कर दिया, तो फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन उठ गया ना, दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर कम हो गई। डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन उठा, और जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके ऊपर भी प्रश्न उठ गए। एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग, जो एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग है, मतलब जो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट के रहते हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ गए। एंड जुडिशियल रिव्यू, और जो हमारे कानून है, जुडिशरी है, उसका जो रिव्यू रहता है उसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन उठ गए। सेवरल अपोजिशन पार्टीज वेयरिंग दी कांग्रेस, वेयरिंग का मतलब होता है कांग्रेस को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो कुछ ऐसी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उसमें अगर आप कांग्रेस को छोड़ दो, हैव सपोर्टेड दी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, ठीक है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन इट्स अपोजिशन ऑफ दी टू दी ऑर्डिनेंस, जो उसका विरोध है ऑर्डिनेंस को लेके, तो इसके लिए कुछ पार्टीज जो हैं वो सपोर्ट भी कर रही हैं। कांग्रेस लीडर अजय माकन सेड दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स डोंट फिट दिल्ली सिंस इट इज़ द नेशनल कैपिटल। जो कांग्रेस लीडर है अजय, उन्होंने क्या कहा कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल है, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, वो दिल्ली में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये जो है वो नेशनल कैपिटल है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन हाउ द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म फिट इन यूनिक कॉन्टेक्स्ट सच एज दिल्ली। तो इस संदर्भ में हमें जो है ना, हमें एग्जामिन करना होगा, देखना होगा कि जो आइडिया है फेडरलिज्म का वो फिट इन यूनिक कॉन्टेक्स्ट, वो दिल्ली के मामले में कैसे थोड़ा सा अलग है, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। असिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड दिल्ली, असिमेट्रिक मतलब एक जैसा ना होना। आपको पता है दिल्ली में जो है वो थोड़े से अलग रूल हैं, लॉ जो है, पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अभी सर्विसेज जो है वो मुश्किल से दिल्ली गवर्नमेंट के पास आई थी, दोबारा एक ऑर्डिनेंस पास करके किसको दे दी, दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो दिल्ली का जो फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसा नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स का है। बाकी स्टेट्स के पास अपनी पावर रहती है, ठीक है, पुलिस भी जो है वो अपनी स्टेट की रहती है। तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म और दिल्ली के ऊपर हम लोग बात करेंगे। द पोजीशन ऑफ दिल्ली इन इंडियाज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सीधा सीधा नहीं है जो दिल्ली गवर्नमेंट का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। दी सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मई 11 वर्डिक्ट, जो मई में 11 में उनका वर्डिक्ट आया था, फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, हैड नोटेड दैट द एडिशन ऑफ द आर्टिकल 239 AA इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डेड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ए स्यू जेनिरस। इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का मई 11 को, उसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो क्या है, जो मतलब जो वर्डिक्ट आया उसमें ये बोला गया कि वर्डिक्ट ने इस चीज़ को नोट किया कि जो एडिशन हुआ है दिल्ली में आर्टिकल 239 AA का कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, दिल्ली को लेके, और इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। अकॉर्डेड द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली इज स्यू जेनिरस, अकॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान करना, कोई चीज़ देना। तो इससे क्या हुआ है, दिल्ली को क्या मिला है, एक स्यू जेनिरस मिला है। स्यू जेनिरस मतलब क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी मिली। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज़ नो होमोजीनियस क्लास ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे कोई भी होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस क्लास मतलब एक जैसी कोई भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स नहीं हैं। दोनों के जो हैं वो रूल्स अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। रैदर इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल गवर्नेंस अरेंजमेंट्स विच ट्रीट फेडरल यूनिट्स डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। आगे क्या बोला कि मतलब कोई भी जो है होमोजीनियस क्लास नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। और रैदर इसके अलावा क्या है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल गवर्नेंस होती है, स्पेशल गवर्नेंस के लिए रूल बनाए गए हैं।
अरेंजमेंट्स किए गए हैं विच ट्रीट फेडरल यूनिट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो क्या करते हैं फेडरल यूनिट्स को एक दूसरे से अलग ट्रीट करते हैं। फेडरल यूनिट्स मतलब जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें अपने अपने रूल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दिल्ली में अलग रूल है। दिल्ली में जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किसके पास आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। लेकिन बाकी स्टेटों में ऐसा नहीं है। तो सब में क्या है, अपने अपने फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं, फेडरल यूनिट्स हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं। उसके बाद क्या है, इट नोटेड दैट द स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371 और इन द नेचर ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। और इस चीज़ को भी नोट किया गया है कि जो स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371 आते हैं वो भी एक किस्म का असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, मतलब दूसरों से अलग है, असिमेट्रिकल है। उसके बाद क्या है, मेड फॉर अकोमोडेटिंग द डिफरेंसेस। और ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लोगों के बीच में उनको क्या किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, मतलब उनको जोड़ा जाए, एक साथ किया जाए, ठीक है, उनके फ़ायदे की बात की जाए। एंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रीजन्स, और जो उस रीजन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। Scholars of federalism have long argued that for countries with deep social cleavages, along with ethnic, linguistic, and cultural lines, a symmetric model of federalism which accommodates the interest of various social groups through territorial units is desirable। तो बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं फेडरलिज्म के जिन्होंने आर्ग्यूड किया है, मतलब लंबे समय तक उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐसी कंट्री जिसमें डीप सोशल क्लीवेजेस हैं, क्लीवेजेस मतलब दरारें, ठीक है, तो जिसमें डीप सोशल जो है वो डिवीज़न है, और किसके साथ, जो एथनिक मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां हैं, लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, कल्चरल हैं, अलग अलग कल्चर हैं लोगों के, इसमें क्या है, ए एसिमेट्रिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, मतलब दूसरों से अलग मॉडल होना, एसिमेट्रिकल मॉडल होना फेडरलिज्म का, जो अकोमोडेट करे, मतलब दूसरों की जो हेल्प करे। अकोमोडेट का मतलब होता है हेल्प करने की कोशिश करना, इकट्ठा करना, जो एक साथ जोड़ना, यूनाइटेड करना, किसके जो इंटरेस्ट हैं, जो फ़ायदे हैं बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के, किसके थ्रू, टेरिटोरियल यूनिट्स के थ्रू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू। ये क्या है, इस डिज़ायरेबल मतलब उनके लिए अच्छा है। किनके लिए, हमारी स्टेट्स के लिए, क्योंकि हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग जो है ना वो मतलब सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, कुछ डिविजन्स हैं, तो उनके लिए क्या है, अलग अलग फेडरलिज्म होना, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म होना, ये क्या है, अच्छा है। इंडियाज़ फेडरल सिस्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एसिमेट्रिक ड्यू टू द स्पेशल स्टेटस इट अकॉर्डेड जम्मू एंड कश्मीर अंडर 370। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एसिमेट्रिक, मतलब एक जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, अकॉर्डेड का मतलब होता है देना, 370 जब से मतलब बिफोर इस डिल्यूजन, अभी तो वो ख़त्म हो गया लेकिन दिया गया था। एंड स्पेशल प्रोटेक्शंस अंडर आर्टिकल 371, और बहुत सारी स्टेट्स में स्पेशल प्रोटेक्शंस दी गई हैं आर्टिकल 371 के अंदर। एंड 5th and 6th शेड्यूल एरियाज़, और 5th और 6th शेड्यूल मतलब जो हमारा शेड्यूल है उनके अंदर भी बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को। बट स्ट्राइकिंग अबाउट द कोर्ट्स जजमेंट इज़ दैट it used the asymmetric federalism framework to clarify the position of the NCTD in India's federal scheme। तो मतलब हमारे लिए अजीब क्या है, स्ट्राइकिंग क्या है, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है विचित्र, यूनिक होना। वो क्या है, ये किसका कहना है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है, राइटर, उनका ये कहना है। तो कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें यूनिक क्या है कि उसने क्या क्या है, यूज़ किया है हमारा असिमेट्रिक फेडरलिज्म, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, इस ढांचे को यूज़ किया है, फ्रेमवर्क को यूज़ किया है इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए जो दिल्ली की पोजीशन है इंडिया की फेडरल स्कीम में, ठीक है। इट रिमार्क दैट थ्रू एनसीटीटी इज़ नॉट ए फुल फ्लैश स्टेट। उसने क्या बोला कोर्ट की जजमेंट ने, कि हालांकि जो हमारी दिल्ली है वो एक फुल फ्लैश स्टेट नहीं है, ठीक है। सिंस इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली entrusted to legislate upon subjects in the state and concurrent list, the insertion of article 239AA created a symmetric federal model for NCTD। और क्या है, हमारी जो दिल्ली है वो एक फुल फ्लैश स्टेट नहीं है, और इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरेस्टेड टू लेजिस्लेट, मतलब इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी को सौंप देना। तो वो क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। जो हमारी स्टेट के अंदर कुछ सब्जेक्ट आते हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट में, आपको पता है ना, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट वाली जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, और जो हमारी सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट भी। तो हमारी जो दिल्ली है वो एक फुल फ्लैश स्टेट तो नहीं है, ये कोर्ट का कहना है, लेकिन इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वो लॉ बना सकती है। हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। तो जो इंसर्शन है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है वो लिख सकते हो। इंसर्शन का मतलब होता है, मतलब
जो इंट्रोडक्शन हुई है, मतलब जोड़ा गया है आर्टिकल 239 को, इसने क्या क्रिएट किया है, एक असिमेट्रिक फेडरल, मतलब जो एक जैसा ना हो, दिल्ली के लिए क्रिएट किया है। सो वाइल द एनसीटीटी रिमेन्स ए यूनियन टेरिटरी, द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कन्फर्म्ड अपॉन इट मेक्स ए फेडरल आइडेंटिटी। हालांकि जो हमारी एनसीटीटी है वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कन्फर्म्ड का मतलब होता है देना, तो उसको मतलब जो दिया गया है वो उसको क्या बनाता है, एक फेडरल एंटिटी बनाता है, मतलब एक अलग एंटिटी बनाता है जो अपने जो लॉ है वो कुछ लॉ जो है वो खुद बना सकती है, लेकिन कुछ जो है वो सेंट्रल के हाथ में है। जैसे पुलिस हो गई और जो ब्यूरोक्रेट सभी सर्विसेज हैं वो भी सेंट्रल के अंदर में आ गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। वाइल द इन्वोकेशन ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉर दिल्ली इज़ इंटरेस्टिंग। इन्वोकेशन मतलब जो ये जो प्रोसेस है असिमेट्रिक फेडरलिज्म की दिल्ली के लिए, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो सेंट्रल के हाथ में है, कुछ दिल्ली के हाथ में है, लेकिन कोर्ट वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर, मतलब कोर्ट उस टाइम पे चुप था, वो एक मतलब दर्शक की तरह देख रहा था। व्हेन दिस आइडिया वाज एनहिलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जब ये फेडरलिज्म का जो आइडिया होता है इसको ख़त्म कर दिया गया। एनहिलेटेड का मतलब होता है ख़त्म करना, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। उस टाइम कोर्ट कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनका भी एक अपना फेडरलिज्म था। जब आर्टिकल 370 था, तो जब उसको तोड़ा गया तो कोर्ट कुछ नहीं बोला। ये किसका कहना है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है, राइटर ने। नेवरथलेस मतलब डिस्पाइट ऑफ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म इन दिस केस इज़ वेलकम। लेकिन जो आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेशन मतलब होता है जो स्टेटमेंट हो गई, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, अंडरलाइंग का मतलब होता है जो नीचे दिए गए हैं मेन प्रिंसिपल्स हैं किसके, फेडरलिज्म के। इस केस में मतलब दिल्ली के मामले में इनका स्वागत किया गया है। दिल्ली के मामले में किसी का कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। तो सॉरी, दिल्ली के मामले में नहीं, जम्मू कश्मीर के मामले में क्या किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के मामले में कोई कुछ भी नहीं बोला। द कोर्ट नोटेड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी आर इंटरलिंक्ड सिंस द स्टेट एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर गिव इफेक्ट टू पीपल्स एस्पिरेशंस एंड दैट फेडरलिज्म क्रिएट्स ड्यूअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पब्लिक विल। तो कोर्ट का ये भी कहना है, कोर्ट ने इस चीज़ को भी नोट किया है, जो प्रिंसिपल्स है फेडरलिज्म का, जो स्टेट को पावर देता है कि वो खुद के लॉ बना सकती है, और जो डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। क्योंकि सिंस द स्टेट्स एक्साइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट जो एक्साइज करती है लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाती है, गिव इफेक्ट टू पीपल्स एस्पिरेशंस मतलब जो लोगों की डिज़ायर्स हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, वो उनको पूरा करने की कोशिश करती है। तो ये डेमोक्रेसी के साथ इंटरलिंक्ड हुई ना। एंड दैट फेडरलिज्म क्रिएट्स ड्यूअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पब्लिक विल मतलब पब्लिक जो चाहती है, विल का मतलब होता है चाह, और जो क्या है, और जो फेडरलिज्म है ना हमारा, मतलब स्टेट्स के पास जो अपने लॉ बनाने की पावर है, ये एक ड्यूअल मैनिफेस्टेशन है किसकी, पब्लिक विल की। मतलब पब्लिक को भी ये सपोर्ट करती है, और डेमोक्रेसी उसके मतलब डेमोक्रेसी के साथ भी इंटरलिंक्ड हो गई। मतलब पब्लिक को सपोर्ट कर दिया तो डेमोक्रेसी भी साथ साथ में इसके जुड़ी हुई है। ड्यूअल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो मतलब किसी चीज़ को सोचना बार बार, मतलब किसी चीज़ के होने की संकेत होना, तो उसको भी जो मतलब जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी ये क्या करती है, जो पब्लिक के विल हैं उनको भी पूरा करती है, मतलब बनाती है। इन विच द प्रायोरिटीज़ ऑफ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर नॉट जस्ट बाउंड टू बी डिफरेंट बट आर इंटेंडिंग टू बी डिफरेंट। जिसमें क्या होता है, हमारी जो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये मतलब एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा शो करवाती है कि ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। सच ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल पंचर्स हॉलो एक्सोर्टेशंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना फेडरलिज्म की, ये क्या करती है, पंचर करती है, मतलब छेद करती है एक्सोर्टेशंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो मतलब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एक साथ मिलके काम करने का, इसको ख़राब करती है, इसको डैमेज करती है। दैट हैव बीन वेपनाइज्ड टू सेंट्रलाइज इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको एक वेपन की तरह यूज़ किया जाता है सेंट्रलाइज करने के लिए हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में लाने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स को, इसको वेपन की तरह यूज़ करती है। द लॉ एंड पॉलिटिक्स ऑफ फेडरलिज्म, अब हम लोग लॉ और पॉलिटिक्स जो फेडरलिज्म की है उसको पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज़ प्रॉब्लमैटिक एट डिफरेंट लेवल। तो जो अभी प्रेसिडेंट ने जो एक ऑर्डिनेंस लाया है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है, मतलब अच्छा नहीं है डिफरेंट लेवल्स पे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट स्विफ्ट एंड ब्रेजन एक्ट ऑफ अनडूइंग ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट डज नॉट अगर वेल फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पहली अगर हम लोग बात करें तो ये दो गवर्नमेंट का जो स्विफ्ट है
मतलब गवर्नमेंट ने जो जल्दी फैसला लिया है और जो उसका ब्रेजन एक्ट है, ब्रेजन मतलब जो खराब एक्ट है, जो अच्छा ना हो, ऑफ अनडूइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट। अनडूइंग का मतलब होता है ख़त्म करना, जो डिसीजन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि क्या होगा कि जो सर्विसेज हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट में अंडर में रहेंगी, तो उसको ख़त्म करना ये एक अच्छा साइन नहीं है। डज नॉट अगर, अगर का मतलब होता है साइन देना, वेल फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा साइन नहीं है। While the legislature can alter the legal basis of judgment, it cannot directly overrule it। हालांकि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो हमारा कानून बनाने की प्रक्रिया है, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, वो चेंज कर सकती है किसी भी जजमेंट का जो बेसिस है, लेकिन वो उसको डायरेक्टली ओवर रूल नहीं कर सकती है, मतलब डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती है। उसके लिए उसको पार्लियामेंट का जब सेशन आएगा उस टाइम पे उसको वो ओवर रूल कर सकती है। फर्दर द एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग थ्रू एन ऑर्डिनेंस एज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन DC बाड़वा इज ओनली टू मीट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो प्रेसिडेंट होता है, मतलब इनका जो ऑर्डिनेंस पास करना है ना, तो ये जो ऑर्डिनेंस मतलब इन्होंने पास किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था DC वाड़वा केस 1987 में कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए बना है, मतलब जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। एंड कैनॉट बी परवर्टेड टू सर्व पॉलिटिकल एंड्स। लेकिन इसको एक मतलब यूज़ करना पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, परवर्टेड का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो हैं इसको भी जो है वो लिख सकते हो। परवर्टेड का मतलब होता है टू चेंज ए सिस्टम प्रोसेस इन ए बैड वे, मतलब किसी चीज़ को चेंज करना गलत तरीके से, तो इसको यूज़ करना पॉलिटिकल एंड्स को, पॉलिटिकल ज़रूरत को, अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या है, मोस्ट क्रूशियली एडिंग एंड एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पशन सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस लैड पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव पावर लिस्टेड इन आर्टिकल 2399 विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्ग्यूबली एन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज। अब ये इसका मतलब क्या होता है, सबटरफ्यूज का मतलब होता है मतलब धोखे से करना किसी चीज़ को, डिसेप्शन मतलब धोखा। तो और क्या है जो क्या करना, मतलब मोस्ट क्रूशियली अगर हम लोग बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिंग एन एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पशन, मतलब एक और सब्जेक्ट को ऐड करना। लॉ ऑर्डर और पुलिस पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और सर्विसेज को भी एक एग्जाम्पशन के तौर पे ऐड करना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, जो आर्टिकल 239 AA में दिया हुआ है। विदाउट मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना, ये एक एक्ट है सबटरफ्यूज का। सबटरफ्यूज का मतलब क्या होता है, मतलब धोखे का। फाइनली क्रिएटिंग ए सिविल सर्विस अथॉरिटी वेयर ब्यूरोक्रेट्स कैन ओवर रूल एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रॉयज लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑन ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। और फाइनली एक ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करना जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ओवर रूल करेंगे हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को। मतलब आपको पता है ना, 3 बंदे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं और एक हमारा चीफ मिनिस्टर है, तो फैसला जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में होगा, क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में होंगी। 3 ही आदमी हैं, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो ये लॉन्ग एस्टैब्लिश जो हमारे रूल्स थे, जो नॉर्म्स थे ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, मतलब जो जवाबदेही होती है ब्यूरोक्रेट्स की, उसको भी क्या करेंगे, ये ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉर ऑल ऑफ दिस रीजन्स द ऑर्डिनेंस इज़ ए डायरेक्ट असॉल्ट ऑन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये जो ऑर्डिनेंस पास किया ना, ये एक असॉल्ट है। असॉल्ट मतलब एक हमला है फेडरलिज्म के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। सच एन अनअबैश्ड पावर ग्रैब बाय द यूनियन गवर्नमेंट्स नीड्स टू बी अपोज्ड बाय ऑल हु केयर फॉर फ्यूचर इंडिया एज ए फेडरल डेमोक्रेसी। तो ये जो अनअबैश्ड मतलब चुपके से ये जो पावर ग्रैब की गई है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट पे, इसको अपोज करना चाहिए उनके द्वारा जिन जो क्या करते हैं, जो मतलब केयर करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है फेडरल डेमोक्रेसी का वो अच्छा रहे। However, opposition parties do not often take a position on federalism on first principles or articulate it as a normative idea। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो ज़्यादातर फेडरलिज्म के ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लेती हैं, ठीक है, और या फिर उसको आर्टिकुलेट करती हैं। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस करती हैं, मतलब एक नॉर्मल आइडिया के रूप में। Hence, Aam Aadmi Party chaired the dilution of Article 370 and now the Congress refuses to oppose this ordinance। तो जब 370 टूटा था तो कांग्रेस इसको अपोज कर रही थी 370 के टूटने को, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी। तो अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस जो है वो आम आदमी के पास साइड में नहीं है, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, ऑर्डिनेंस को जो है वो सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। दिस कांग्रेस रिफ्यूजेस टू अपोज दी ऑर्डिनेंस, मतलब वो भी क्या कर रही है, अभी ऑर्डिनेंस को अपोज नहीं कर रही है।
दिस पोजेस लिमिट्स फॉर फेडरलिज्म टू एक्ट एज ए काउंटर हेमोगेनिक आइडिया। तो ये क्या करता है, लिमिट्स लगाता है फेडरलिज्म के ऊपर, टू एक्ट एज ए काउंटर हेमोगेनिक आइडिया, मतलब उसको एक काउंटर के रूप में मतलब यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एज द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर थ्रेटन्ड, हमारी जो फाउंडेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, ये थ्रेटन्ड है, मतलब इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इट नीड ए न्यू पॉलिटिक्स ऑफ फेडरलिज्म दैट रिफ्लेक्ट्स एंड आर्टिकुलेट्स द अंडरलाइंग वैल्यूज़ ऑफ फेडरलिज्म कंसिस्टेंटली। तो हमें क्या है, एक न्यू पॉलिटिक्स की ज़रूरत है फेडरलिज्म के ऊपर, जो रिफ्लेक्ट करे, जो बताए, एक्सप्रेस करे जो हमारी वैल्यूज़ हैं फेडरलिज्म की कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार जो है वो उसके ऊपर काम करे, उसको बताए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिन्होंने पूरा देखा है सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट पक्का करना, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और उसके बाद क्या करना, टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड करना, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, और तुरंत क्या करना, उसको एक बार खुद से पढ़ लेना, ताकि आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनी रहे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।